तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ब्रजेश कुमार आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो आज का जो मेरा जो पिछला जो वीडियो था वो उत्तर वैदिक काल में था, जहां पे कुछ त्रुटि हो गई थी, जिसको मैंने क्या किया है कि आपके कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। जहाँ पे जो था जो वह महाजनपद सबसे बड़ा होता था और कबीला जो होता था वह सबसे छोटा होता था, जिसको परिवार बोलते थे। परिवार जो होता था वह छोटा होता था, तो इसीलिए थोड़ा वो त्रुटि हो गया था बोलने के क्रम में, तो आपको उसको सुधार लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे महाजनपद। अब हम लोग देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होने के कारण क्या होता है कि राजा की जो स्थिति होती है वो बहुत बहुत अच्छी तरीक़ा से सुधर जाती है, जिसमें उसको कर टैक्स जो जिसको हम लोग बलि बोलते थे वह नियमित कर दिया जाता है, जिसके कारण राजा की शक्ति का विस्तार हो जाता है। और राजा की विस्तार शक्ति होने के कारण पहले एक जन होता है, फिर उसके बाद एक महाजनपद का रूप ले लेता है। पहले कबीला होता है, फिर ग्राम होता है, फिर उसके बाद जन होता है, उसके बाद महाजनपद का रूप ले लेता है। तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि इंडिया में जो महाजनपद का क्या उत्पत्ति हुई, किस तरह से महाजनपद आया, तो उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो जिससे क्या करता है कि बराबर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप लोग इसको थोड़ा अच्छे तरीक़ा से देखिएगा, क्योंकि देखिए 6वीं शताब्दी में जब लोहा की खोज हो जाती है, जब यहाँ पे कबीलाओं का जो जन होता है उसकी शक्ति बढ़ती है, तो वह एक अपने अपने अधिकार, एक बड़ा क्षेत्र पर वह राज करने लगते हैं, बड़ा क्षेत्र को वह अपने अंदर में ले लेते हैं। तो इस तरीक़ा से महाजनपद का उदय होता है। हम लोग देख रहे हैं कि 6वीं शताब्दी बीसी में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रगति जीवन को विस्तार किया। ऐसा कहने का मतलब है कि आर्थिक और राजनीतिक जैसे ही आपके पास लोहा की खोज हुई, राजा की स्थिति को जैसे ही मजबूत हुआ, उसके बाद क्या किया कि वो राजनीतिक, सामाजिक, आप लोग देखते हुइएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जिसके पास अगर आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा है तो उसकी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहती है। तो इस तरीक़ा से राजा के सामाजिक प्रगति को, राजनीतिक जीवन को विस्तार दिया गया। पहले जो कबीला हुआ करता था, पहले जो कबीला एक छोटा से शुरुआत होता है पूर्व वैदिक काल में, फिर आता है तो जन बन जाता है, फिर जनपद हो जाता है, सबसे बड़ा जो क्षेत्र हो जाता है वो महाजनपद का हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं ये जो महाजनपद का जो साक्ष्य जो मिलता है वो अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ की अंगुत्तर जो निकाय है, जिसमें से 16 जनपदों की चर्चा मिलती है, 16 जनपद की महाजनपदों का चर्चा मिलती है। तो हम लोग अंगुत्तर बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, जहाँ से हमको उसकी चर्चा मिलती है। उसके बाद हम लोग आते हैं भगवती सूत्र, जो जैन ग्रंथ। आप लोग याद रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछ देता है कि अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे, जिससे 16 जनपदों की जानकारी मिलती है, और भगवती निकाय जो था वह जैन धर्म का ग्रंथ था, जिससे भी 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो हो सके क्वेश्चन में आपको ये दे दिया जाए, दोनों ऑप्शन दे दिया जाए, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होते रहता है, तो इसको आप लोग याद रखिए। अब देखिए 16 महाजनपदों की सूची मिली है, 16 महाजनपद का सूची मिला है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि शासन तो राजा द्वारा किया जाता है, तो राजतंत्र था सबसे प्रथम। जो वहाँ पे जो अधिकांश जो जगह पे थे वहाँ पे राजतंत्र था। तो राजतंत्र का मतलब होता है कि शासन राजा द्वारा किया जाता है। राजा कहने का मतलब कि एक सारे जनपद को मिला करके एक आदमी जो होते हैं वह पूरा शासन व्यवस्था को देखते हैं, तो इसी को हम लोग राजतंत्र बोलते हैं। गणतंत्र का मतलब होता है कि लोगों द्वारा किया गया शासन, जो लोग जो अपने समूह के जो लोग होते हैं वह चुन करके किसी आदमी को अपने से इलेक्ट करके भेजते हैं, और वह क्या करता है कि शासन करता है, तो उसको हम लोग गणतंत्र, शासन गणतंत्र यानी कि संघ द्वारा चुन करके भेजा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि 16 महाजनपद, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बार बार क्वेश्चन आते हैं, रिपीट करते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो 16 जनपद जो होता है उसको हमको याद करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें क्या होता है कि बिहार से 3 होते हैं, यूपी से 8 हो गए, दक्षिण से 1 हो गया, जयपुर से 1 हो गया, उसके बाद मध्य प्रदेश में हो जाता है जनपद, और 2 जनपद जो होते हैं वह अपने इंडिया के बाहर होते हैं, जैसे तक्षशिला के आसपास और कम्बोज के आसपास, जो आपको पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास ही ये सब लगा हुआ क्षेत्र होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं उसके बारे में।
देखिए 16 महाजनपद, तो हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में जो है वह 3 जनपद होते हैं, मगध, अंग, बज्जी। तो आप लोग याद रखिएगा कि मगध का राजधानी जो होता है वह राजगिरी होता है, अंग का राजधानी जो होता है जिसकी चंपा होती है, और बच्ची जो होती है उसकी वैशाली। तो ये सब को रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसकी देखिए, इसकी वर्तमान स्थिति अभी क्या है। मगध जिसकी राजधानी राजगिरी थी, उसकी अभी वर्तमान स्थिति जो है वह पटना और गया का क्षेत्र है। अंग जो होता है उसकी जो वर्तमान स्थिति भागलपुर और मुंगेर के आसपास है। भागलपुर और मुंगेर की कुछ एरिया में जो फैला हुआ है वह अंग, और बैची जो होता है वो तिरहुत क्षेत्र के आसपास, जिसको मिथिला बोलते हैं, जैसे मुजफ्फरपुर का साइड हो गया, दरभंगा का साइड हो गया, आपको सीतामढ़ी का साइड हो गया, ये सारे मिलाकर के तिरहुत क्षेत्र का ही ये साइड था उस समय। इसके देखते हैं ये सारे जो भी जनपद बिहार में थे वह पूरे इंडिया में सबसे शक्तिशाली जनपद जो मगध जनपद महाजनपद था। तो हम लोग मगध सबसे शक्तिशाली था। और देखिए ये जो तिरहुत का जो बच्ची संघ था वो 18 जनपदों को महाजनपदों को मिला करके बना हुआ था। 18 जनपद को मिला करके क्या किया था कि एक जगह मिला बना था, जिसको हम लोग बज्जी संघ बोलते हैं। बच्ची संघ जो था उसी में से एक जनपद था जिसका नाम था आप लिच्छवी। वह पूरे दुनिया का सबसे प्रथम गणतंत्र देश था। तो अब गणतंत्र माने की जगह थी जहाँ पे लोग संघ द्वारा चुन करके आया करते थे और वो अपना नेतृत्व लिया करते थे। तो इसीलिए देख रहे हैं कि प्रथम गणतंत्र 8 जनपद था। 8 जनपद को मिला करके एक महाजनपद बना था, और उसी 8 महाजनपद में एक लिच्छवी था जो प्रथम गणतंत्र क्षेत्र जिसको बोला जाता है, जो आज के क्षेत्र में वैशाली के आसपास का जो क्षेत्र होता है वह लिच्छवी ही था। उसके बाद मगध, अंग, बज्जी देख लिए, इसको एक बार और रिकॉल कर लीजिए। मगध की राजधानी थी, मगध का राजधानी राजगिरी थी। उसमें जो था वो इसका फैलाव जो है वो पटना और गया के क्षेत्र में है। दूसरा था अंग था जिसकी राजधानी चंपा थी। इसका जो फैलाव है वो भागलपुर और मुंगेर के आसपास है। चौथा जो बज्जी है जिसकी राजधानी वैशाली थी, और इसका आज के डेट में इसका जो फैलाव है वह आपको तिरहुत क्षेत्र में है। और बज्जी संघ में ही लिच्छवी एक जनपद था। 8 जनपदों का मिलाकर बज्जी संघ बना था, जिसमें से एक जनपद लिच्छवी था जो देश का प्रथम गणतंत्र जिसको माने जाते हैं। अब हम लोग वहाँ से आ गए। अब हम लोग यूपी में देखते हैं। यूपी में 8 होते हैं। तो यूपी में 8 होते हैं। तो पहला देख रहे हैं काशी को तो आप लोग जान रहे हैं, वाराणसी इसकी राजधानी थी, और इसका क्षेत्र विस्तार भी वाराणसी के आसपास था। दूसरा आता है कौशल जो था उसकी जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी, और यह आज के डेट में फैजाबाद के आसपास विस्तृत है। मल जो था मल की जो राजधानी थी वह कुशीनगर देवरिया में थी, और देवरिया के आसपास ही महापरिनिर्वाण जो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह इसी कुशीनगर के आसपास, कुशीनगर में ही हुआ था। जो आज का क्षेत्र है वो देवरिया है। वत्स कौशाम्बी जो प्रयाग के आसपास, जिसको प्रयागराज आज के डेट में बोलते हैं, वत्स कौशाम्बी था। कुरु क्षेत्र था। कुरु जनपद आप लोग जान रहे हैं कि कुरु जो क्षेत्र था वह इंद्रप्रस्थ की, जिसकी चर्चा महाभारत में भी मिलती है। उसके बाद पांचाल, इसकी भी चर्चा महाभारत में मिलती है। पंचाल का जो था अहिछत्र उसकी राजधानी थी। तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, और चेदी शक्तिमती इसकी राजधानी थी। तो इसीलिए जहाँ के चेदी वंश के ही जो राजा थे शिशुपाल की ही मृत्यु श्री कृष्ण ने किया था, क्योंकि वो अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया था कृष्ण के साथ, और उसने क्या किया था कि उनकी हत्या कर दी थी। तो हम लोग इस तरीका से जो देखें, ये क्षेत्र जो हो गया ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता था। आइए एक बार और देख लेते हैं। काशी की राजधानी थी वो वाराणसी। दूसरा होता है कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती। तीसरा जो है वह मल्ल है, जिसकी राजधानी जो कुशीनगर के आसपास पड़ता है, और जिसकी राजधानी कुशीनगर
मल। वत्स का जो हम लोग देख रहे हैं वो कौसंबी है। कुरु का वत्स का कौसंबी, कुरु का आप लोग देख रहे हैं इंद्रप्रस्थ है। पांचाल का जो हम लोग देख रहे हैं, पांचाल का अहिछत्र है। सूरसेन की राजधानी जो है वह मथुरा रहती है, और चेदी वंश का जो शक्तिमती इसकी राजधानी रहती है। तो इस तरीक़ा से हम लोग 3 उसका बिहार का और 8 यूपी का हम लोग याद रखेंगे। अब देखिए एमपी में एक आता है अवंती। अवंती एमपी में अवंती पड़ता है। मध्य प्रदेश में एक अवंती रहती है, अवंती महाजनपद रहता है, जिसकी राजधानी उज्जैन और महिष्मती, वही महिष्मती जो आपको महाभारत में दिखाया, बाहुबली मूवी में जो जिस महिष्मती की चर्चा की गई है वो भी एक जनपद रहता है, और वो भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रहता है। तो हम लोग देख रहे हैं अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन और महिष्मती। इसकी नॉर्थ की, अवंती के जो नॉर्थ साइड का जो क्षेत्र होता है उसकी राजधानी उज्जैन रहती है, और साउथ साइड का जो क्षेत्र रहता है उसकी राजधानी महिष्मती रहती है। राजा चंडपद्यार्थ जीवक को भेजा। ये सब जो देख रहे हैं जीवक जो तो हम लोग देखें इसके अवंती जो जीवक जो रहता है, जो चरक संहिता में जिसमें इलाज वैदाचार्य जो रहता है उसको भेजा था। तो अवंती जो है उसको हम लोग उज्जैन देख रहे हैं। महिष्मती, मत्स्य जो है राजस्थान में भी एक रहते हैं, जो मत्स्य जिसकी क्षेत्रफल जयपुर के आसपास है, जिसको विराट नगर भी बोलते हैं। सब महाभारत से रिलेटेड है। आप लोग महाभारत को कभी देखे होइएगा तो उसमें आपको नजर आया होगा मत्स्य, अवंती, चेदी, सूरसेन, पंचाल, कुरुक्षेत्र, मल का क्षेत्र। तो इस तरीक़ा से हम लोग देखते हैं कि और साउथ का जो एक ही क्षेत्र था उसका नाम था अस्मक साउथ में एक क्षेत्र था जो आंध्र प्रदेश के पास फैला हुआ था। तो इस तरीक़ा से हम लोग देखें कि साउथ का अस्मक, इसकी राजधानी जो थी पोतन और पोटली, इसको याद रखिएगा, ये हमेशा क्वेश्चन है, पोतन और पोटली। साउथ का जो क्षेत्र रहता है इसका पोतन और पोटली, तो इसको बार बार आप लोग याद करके रखिएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि और इसकी विस्तार जो रहती है वो आंध्र प्रदेश में। फिर हम लोग देखते हैं कंबोज और गंधार, ये भारत के बाहर के 2 महाजनपद थे। तो इसको भी याद हम लोग रखेंगे। कंबोज राजपुर या हाटक इसकी राजधानी थी, और गंधार को आप लोग जान रहे हैं, गंधार तक्षशिला में पड़ता है, और गंधार की राजधानी तक्षशिला है। तो इस तरीक़ा से हम लोग देखें कि 14 जो था वो इंडिया के वर्तमान में भी इंडिया में पड़ता है, और दो जो रहते हैं वह इंडिया से बाहर रहते हैं, जिसमें कंबोज और आपको गांधार। कंबोज की जो हाटक राजधानी रहती है, और गांधार का जो रहता है राजधानी वह आपको तक्षशिला रहता है, जहाँ पे तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि महाजनपद के बारे में। फिर हम लोग आगे जो देखते हैं वह देखते हैं कि महाजनपद की तो उत्पत्ति हो गई, इसमें फिर हम लोग देखेंगे कि मगध वंश कैसे आया, हर्यक वंश की स्थापना किसने की, अंग कैसे बना, इस तरीक़ा से हम लोग इसके आगे के पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग देखें पिछले बार वीडियो महाजनपद के बारे में कि तरह तरह की राजा के पास जो कर की व्यवस्था हो जाती है और उसको बहुत ज़्यादा बलशाली हो जाता है, उसके बाद धन संपत्ति संपदा सब चीज़ आ जाता है, जिसके कारण वह क्या करता है कि बहुत बड़े क्षेत्र का निर्माण करता है, जिसको हम लोग महाजनपद बोलते हैं। तो इस महाजनपद में आपको सबसे शक्तिशाली बिहार में जो था वो मगध का महाजनपद था, मगध महाजनपद। तो इसीलिए हम मगध की उस उत्कर्ष के बारे में उसकी जानकारी देते हैं, और जो महाजनपद थी और जिसकी मगध उत्कर्ष थी उसका जानकारी आप लोग देख रहे हैं कि जैन धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है और बौद्ध धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ, उससे अंगुत्तर निकाय से इसकी जानकारी मिलती है। तो हम लोग देखते हैं कि मगध का उत्कर्ष किस तरह से होता है। और देखिए, राजा के पास जब किसी भी आदमी के पास धन संपत्ति संपदा आ जाता है तो उसके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन होने लगता है। तो इसी सामाजिक परिवर्तन में हम लोग देखते हैं कि 16 महाजनपदों में मगध का उत्कर्ष होता है। मगध एक शक्तिशाली, और मगध का उत्कर्ष होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि इसकी राजनीतिक, इसकी भौगोलिक, और यह क्या करता है कि नदी के दोआब क्षेत्र में बसा होता है, जहाँ पे क्या होती है कि इसको बहुत सारा उपजाऊ भूमि
मिल जाता है, जिससे यह क्या करता है कि अधिशेष बचाता है। अधिशेष कहने का मतलब हो गया कि जो अनाज जो उपज होती है उसकी अपनी आपूर्ति के साथ अपनी आपूर्ति करने के बाद जो बचता है और लोगों के बीच में जो हम उसको सेल करते थे, जो हम बेचते थे, आज के डेट में हम उसको कह दिए जो हम एक्सपोर्ट करते थे, जो अपने यूज के बाद जो बचता था उससे हम माने कि अवशेष बोलते थे, और उसको क्या करते थे कि दूसरे को हम लोग बेच देते थे, जिससे हमको धन संपत्ति संपदा सब चीज़ आता था, जिससे इसकी राजनीतिक स्थिति मगध की बहुत सुदृढ़ हो जाती थी। अब हम लोग देखते हैं कि 16 जनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। मगध का संस्थापक बृहद्रथ को माना जाता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। अब देखिए मगध के उदय के कारण, देखिए आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और भौगोलिक कारण। आर्थिक कारण में तो मैंने चर्चा कर दिया कि आर्थिक कारण क्या थी, क्योंकि हम लोग जो वहाँ पे जो भूमि को जो मगध जो क्षेत्र बसा हुआ था वह गंगा, सोन और गंडक ये तीनों के संगम पे बसा हुआ जगह था, और तीनों पे तो इससे क्या होती थी कि बहुत सारा जलोढ़ मिट्टी मिल जाती थी, और कृषि की भूमि बहुत अच्छी होती थी, कृषि बहुत अच्छा होता था, जिससे लोग अपने उपज भी करते थे, अपनी जीविकोपार्जन के लिए कुछ रखते भी थे, और दूसरा जो खाने के बाद जो बच जाता था उसको क्या करते थे कि बेच भी देते थे, तो अधिशेष बेच देते थे। उससे क्या करता था कि बहुत सारे कर और आदमी बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हो जाता था, तो जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी उसकी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति भी बहुत मजबूत हो जाती है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है मगध महाजनपद में, आप लोग जा करके उसको देख सकते हैं। तो महाजनपद में और उत्तर वैदिक काल में के बारे में भी मैंने बताया है जो पिछला वीडियो में है। तो इस तरह से इसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। राजनीतिक कारण क्या होता है कि राजनीतिक कारण होता है कि यह चारों साइड से जो होता है कि बसा होता है एक ऐसे क्षेत्र पर जहाँ क्या हो सकता है कि किसी का आक्रमण या किसी के भय या किसी माने कि किसी तीनों साइड से नदी के क्षेत्र में बसा था, तो यह क्या करता था कि किसी के ऊपर इसकी आक्रमण करने की क्षमता नहीं होती थी। तो क्षमता नहीं होती थी तो अगर आप सुरक्षित रहिएगा तो दूसरे के बारे में भी आप सोचिएगा, तो ये दूसरे के बारे में भी सोचने का कार्य करता था, और उसको क्या करता था कि अपने में मिलाने का भी कार्य करता था, जिसमें हम लोग आगे देखेंगे कि हर्यक वंश की स्थापना होती है, और बिंबिसार उसको बहुत बखूबी तरीका से उसको निभाते हैं। तो आते हैं हम लोग देखते हैं कि इसकी राजनीतिक कारण, भौगोलिक कारण यही था कि यह चारों साइड से नदी क्षेत्र से, तीनों साइड से गंगा नदी, सोन, गंडक, ये तीनों साइड से घिरा हुआ था, और वहाँ पे क्या करता था कि इसकी जो भौगोलिक जो स्थिति होती थी वह बहुत सुदृढ़ थी, इसके ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर सकता था। तो इस तरीके से भौगोलिक कारण हो गया। मगध में वंशों का क्रम इस तरह से हुआ: हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मर्य वंश। मगध में इस तरह से वंशों की स्थापना हुई। आते हैं पहले हर्यक वंश में देखते हैं। मगध का प्रथम वंश तथा पितृहंता के रूप में जानते हैं। ये मगध का जो उत्कर्ष हुआ उसमें सबसे प्रथम वंश हर्यक वंश हुआ, और हर्यक वंश में क्या हुआ कि हर्यक वंश का जो पितृहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि इसने सभी ने अपने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर धारण किया। तो इसके संस्थापक थे वह बिंबिसार को माना जाता है, और इसकी राजधानी उस समय थी राजगिरी। राजवैद्य जो था जीवक, बुद्ध एवं अवंती के राजा प्रद्योत की सब सेवा की। ये आपको इसके बारे में बताते हैं। जो प्रद्योत थे वह क्या होता था कि बिंबिसार के मित्र थे। शुरू में तो मित्र नहीं थे, वो एक दूसरे को आपस में लड़ा करते थे, लेकिन बाद में चल के ये क्या करते हैं कि अवंती का जो राजा प्रद्योत थे वो इनकी मित्र हो जाते हैं, और मित्र हो जाते हैं तो इसको क्या करता है कि यह पीलिया रोग से ग्रसित हो जाते हैं, और पीलिया रोग से ग्रसित हो जाने के कारण उस समय जो वैदाचार्य जो रहता है जीवक, जो हर्यक वंश के बिंबिसार के दरबार में रहता है, उसको क्या करते हैं कि बिंबिसार प्रद्योत के अवंती के राजा के पास इसको भेजते हैं सेवा करने के लिए, और इसी जीवक को क्या करता है कि बुद्ध के पास भी जब वो भी बीमार पड़ते हैं तो उनके पास भी जीवक को ही भेजा जाता है। अब देखिए जहाँ पे सभी राजा महाराजा जो थे वो युद्ध करके लड़ाई को आगे बढ़ाते थे, युद्ध करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया करते थे, लेकिन बिंबिसार ने क्या किया कि वैवाहिक संबंध बना करके अपने क्या किया कि अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसी में हम लोग देखते हैं विवाह उन्होंने किया कोसल महाकोसला से, महाकोसल जो कोसल की राजकुमारी रहती है उससे
दूसरा जो विवाह करते हैं वो चेलना, जो वैशाली की राजकुमारी रहती है, और तीसरा जो विवाह करते हैं छेमा, जो मध्य की राजकुमारी रहती है, जो पंजाब साइड के क्षेत्र का वो राजकुमारी रहती है। ये 3 विवाह करके इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया। अब इसी में हम लोग देखते हैं कि अजातशत्रु, जिसका नाम बचपन का नाम रहता है कुनिक, यह 492 ईस्वी में पिता की हत्या का शासक बनता है। वह वैशाली तथा काशी को जीत लेता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि वैशाली तो इसकी मम्हर रहता है, फिर भी यह क्या करता है कि वहाँ पे जा करके और इसको क्या करता है कि जीत लेता है। और हम लोग देख रहे हैं कि इसमें वैशाली तथा काशी को जीता। उसके बाद बुद्ध के महानिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संगीत जो 483 ईस्वी में होता है, 483 383, जो मैंने पिछला वीडियो में आपको बौद्ध में बताया था कि तो प्रथम जो बौद्ध संगीत का जो आयोजन होता है वह अजातशत्रु के द्वारा ही किया जाता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन यही सब पूछते हैं कि इसके बचपन का नाम कुनिक रहता है और पिता की हत्या करके वैशाली तथा काशी को जीत लेता है, जो उसकी मम्मा रहती है, और उसमें उसको जो मामा का उसके घर रहता है उसको भी जीत करके वह क्या करता है कि अपनी सत्ता का विस्तृत करता है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन ये करवाते हैं, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन करवाता है। उसके बाद फिर देखते हैं कि उदयीन आता है। उदयीन भी क्या करता है कि अजातशत्रु की हत्या कर देता है, और वो भी क्या करता है कि पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठता है। इसीलिए इस वंश को हम लोग पितृहंता वंश पाते हैं। और देखिए उदयीन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कि यह गंगा, सोन और गंडक के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करता है। और यह क्या करता है कि गंगा, सोन और गंडक के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना करता है, और पाटलिपुत्र की स्थापना करके उसको अपनी राजधानी बनाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा याद आपको रखिएगा, जो चारों तरफ से सुरक्षित होता है, 3 साइड से नदी और बीच में इसकी स्थापना करता है, जो जब सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं उदयीन के बाद जब आता है वह शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। संस्थापक इसके रहते हैं शिशुनाग, राजधानी वैशाली। इसने अपनी जो राजधानी होती है उसको वैशाली, ये अपनी राजधानी पूरा वैशाली ले जाते हैं, और वैशाली या अपनी राजधानी वैशाली में करते हैं। शिशुनाग को अवंती में मिलाया है। अब देखिए शिशुनाग ने क्या किया कि जो इसकी जो बिंबिसार के जो मित्र रहते हैं, अवंती से इसका बहुत अच्छा संबंध रहता है, लेकिन क्या करता है कि शिशुनाग उस पर अटैक करके उसको अपने साम्राज्य में मिला लेता है। उससे शिशुनाग वंश में नहीं आता है कालाशोक, जिन्होंने राजधानी पूरा पाटलिपुत्र ले जाता है, क्योंकि पाटलिपुत्र हर एक दृष्टि से सुदृढ़ जगह रहती है। उसके बाद यह क्या करता है कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन करवाता है। इसके बारे में याद एक ही क्वेश्चन आता है कि राजधानी पूरा पाटलिपुत्र ले जाता है और द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन करवाता है, और अंतिम शासक इसके नंदीवर्धन होते हैं। नंदीवर्धन अंतिम शासक होते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ आप लोग राजधानी बार बार ये पूछ देता है। पहला जो बिंबिसार हुआ उसकी राजधानी राजगिरी थी। दूसरा जो हुए अजातशत्रु, उसकी राजधानी भी राजगिरी थी। तीसरा जो उदयीन हुआ उसने गंगा और सोन और गंडक के संगम पर एक शहर की राजधानी, एक नगर का स्थापना करता है जिसका नाम पाटलिपुत्र रहता है, और वो क्या करता है कि पाटलिपुत्र को ही राजधानी बनाता है। उसके बाद आता है शिशुनाग वंश, जिसकी स्थापना शिशुनाग वंश ने की। इसकी राजधानी जो रहती है वो वैशाली रहती है। फिर इसका पुत्र जो आता है कालाशोक, वो पुनः राजधानी को ट्रांसफर करके और क्या करता है कि आपको ले जाता है पाटलिपुत्र, पुनः पाटलिपुत्र ले जाती है, और द्वितीय बौद्ध संगीत का भी आयोजन क्या करता है कि कालाशोक नहीं करता। अब आते हैं इसमें हमने ये तो नंदीवर्धन अंतिम शासक हो जाता है। उसके बाद हम लोग आप देखते हैं नंदवंश में 10 शासक हुए, लेकिन 2 शासक का ही बेसिकली जिक्र मिलता है, एक महापद्मानंद और एक घनानंद, जो अंतिम शासक होता है। तो देखते हैं इस संस्थापक इसके होते हैं महापद्मानंद, भारत का एकमात्र शासक जिसे एक राट की उपाधि धारण की। इसको याद रखिएगा, एक राट की उपाधि इसने धारण की थी। पुराणों में महापद्मानंद को परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया। यह बहुत ज्यादा शक्तिशाली शासक होता है, और क्या करता है कि इसको पुराणों में महापद्मानंद को परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया। इसने कलिंग जीता, इसने कलिंग से जीन सेन की मूर्ति को मगध लाया। इसने क्या किया कि कलिंग पर आक्रमण कर दिया, और कलिंग का जो जिक्र है आगे अशोक में भी मिलेगा। और कलिंग युग में क्या करता होता है कि इसने कलिंग को जीता, और कलिंग से क्या किया कि जीन सेन की मूर्ति को
क्या करता है कि ले आता है यह अपने क्षेत्र में। उसके बाद कलिंग से इसने नगर का भी निर्माण करवाया। यहीं से क्वेश्चन बनता है, विशेष इसमें क्वेश्चन बनता नहीं है। तो इसने कलिंग से इसने नहर का निर्माण कराया, नगर नहीं नहर का निर्माण करवाया। नहर का भी खुदाई इसने कलिंग में करवाया, महापरवाना देने। और इसकी प्रमाण जो है हाथी गुम्बा अभिलेख जो खारवेल ने करवाए थे, जो एक राजा थे खारवेल, उसने हाथी गुम्बा अभिलेख की स्थापना करवाया था, जिससे इसकी प्रमाण मिलता है। इसका अंतिम शासक जो रहता है घनानंद, अंतिम शासक, जिसके समय सिकंदर का आक्रमण होता है। तो आप लोग हम लोग देख रहे हैं कि क्या होता है ना कि घनानंद के बारे में एक बहुत कहानी एक प्रसिद्ध है कि घनानंद ने क्या किया था कि कौटिल्य यानी कि चाणक्य को बहुत अपमानित करके वहाँ से बाहर निकाला था, क्योंकि सिकंदर का आक्रमण उस समय जब हुआ था, तो सिकंदर के आक्रमण के समय, सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था, तो सिकंदर के आक्रमण के समय घनानंद क्या कर रहा था कि वह रंगरलिया में, वो बहुत अयास किस्म का आदमी था, वह रंगरलिया में विलिप्त था। और चाणक्य ने उनको कहने गए, माने कि दरबार में कहा था कि ऐसे ऐसे जो सिकंदर है वह आक्रमण कर दिया है और बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा रहा है। तो इसने क्या किया कि उसको दरबार से निकाल दिया था। और घनानंद, और उसी समय चाणक्य ने ठान लिया था कि मैं तुमको गद्दी से हटा दूंगा। तो उसी ने क्या किया था कि घनानंद की मृत्यु कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना होती है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं मौर्य वंश का क्या स्थिति रहता है। ओके, थैंक यू।